हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज हम एक नई कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत होती है बेंगलोर शहर से सुबह 8 बजे, जहां पर एक आलीशान कॉर्पोरेट ऑफिस होती है जिसका काम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है। उस बिल्डिंग के बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लगा है जिस पे बड़े बड़े अक्षरों से लिखा होता है ठाकुर कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। ठाकुर कंस्ट्रक्शन कंपनी अपने सीईओ की वजह से इंडिया की टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी में शामिल है और उस कंपनी के सीईओ का नाम बेस्ट बिल्डर्स में शामिल भी है। और हमारी सीईओ ऐसी है कि अगर कोई उसके खिलाफ जाए या उससे चालाकी करने की कोशिश करे तो उसको बर्बाद करने में बिल्कुल समय नहीं लगाती। इस ऑफिस के 10th फ्लोर पे जो कैबिन है उसके बाहर नेम प्लेट पर लिखा है सीईओ आशी ठाकुर, जिसको एक आदमी जो कि खुद 50 साल के करीब होगा उस दरवाजे के बाहर खड़े होकर पढ़ रहा होता है और खुद ही से कह रहा होता है कि कहाँ मैंने इस औरत से पंगा ले लिया। अगर पहले मालूम होता तो मैं इतना लालच करता ही नहीं, लेकिन अब क्या होगा समझ नहीं आ रहा। वो आदमी बहुत डरा हुआ था। फिर वो बाहर खड़ा आदमी जैसे ही नॉक नॉक करता है दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुल जाता है और फिर वो देखता है कि ऑफिस के बीच में एक बड़ी सी सेंटर टेबल है। वहीं पे जो एक चेयर है उस पर एक लड़की बैठी है जो कि कुछ 26 साल की होगी, जिसने ऑफिस ब्लेजर पहना होता है। उसके काले लंबे बाल होते हैं, आंखें भी एकदम गहरी काली होती है एंड वो अच्छी खासी हाइटेड भी होती है। उस लड़की को देखते ही वो आदमी माफ़ी मांगने लगता है, कहता है कि सरकार मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके खिलाफ कदम उठाया। तभी हमारी मेन लीड आशी जोर से मोटी आवाज में कहती है माफी नाम का कोई भी वर्ड आशी के डिक्शनरी में नहीं है और जो भी कोई इंसान या कोई चीज मेरे आंखों में चुभ जाती है उसे मैं रौंद कर ही शांति लेती हूँ। वो आदमी आशी के सामने गिड़गिड़ाने लगा और आखिरी मौका मांग रहा था, मगर फिर आशी बोलती है शर्मा जी, तुम्हारी जमीन तो अब मेरी हो ही चुकी है और अब तुम्हारा घर भी मेरा हो चुका है, जिसकी वजह से अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। कुछ ही दिनों में तुम्हारे ही आंखों के सामने तुम्हारा घर नीलाम होगा। इतना सब सुनाने के बाद आशी अपने फाइल्स की तरफ देखने लगी। फिर वो आदमी जिसका नाम विनोद था वो घबराया हुआ घर की ओर चला गया और इसी सोच में डूबा रहा कि अब उसके बीवी बच्चे सड़क पे आ जाएंगे। अब चलते हैं विनोद के घर के सीन पर, जहां पर दिखाया जाता है कि दो बहन अपने छत पर क्रिकेट खेल रही होती हैं। तभी जयश्री जो कि घर की बड़ी बेटी होती है वो बैटिंग करते हुए एक कैच देती है अपनी छोटी बहन को, मगर उसकी छोटी बहन वो कैच मिस कर देती है। तभी वो हंसी मजाक में, इतना इजी कैच था, बिल्कुल मुंह में लेने वाला कैच था, मिस कर दिया। जयश्री की बात करें तो वो एकदम चाइल्डिश टाइप की हंसी मजाक करने वाली लड़की थी। उसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स में होता है। वो विनोद शर्मा की 23 साल की बड़ी बेटी है जिसका अभी अभी ग्रेजुएशन MBA में कंप्लीट हुआ है। अब हो गई जयश्री की पर्सनैलिटी की बात। फिर जैसे ही वो खेल के आराम कर रहे होते हैं तभी जयश्री की छोटी बहन उससे पूछती है कि दीदी आजकल पापा को क्या हुआ है। पिछले 4 रातों से वो लगातार लेट घर आ रहे हैं और एकदम खोए खोए से रहते हैं, मुझे उनकी चिंता हो रही है। यानी कि कह सकते हैं कि आशी ने विनोद की ऐसी हालत कर दी है कि उनके जो बच्चे हैं वो भी समझ गए हैं कि उनके पापा के साथ कुछ बुरा हुआ है। अब रात में विनोद शर्मा जैसे ही कैब से उतरते वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है बिना अपने बच्चों से बात किए। अगले दिन सुबह के 10 बज रहे होते हैं कि जयश्री और उसकी छोटी बहन जिद कर रही होती है विनोद से कि कहीं घूमने चलते हैं जिससे सबका मूड फ्रेश हो सके। और विनोद अपने बच्चों को अपनी आर्थिक स्थिति और अपनी नाकामयाबी के बारे में नहीं बताना चाहता, जिससे वो मॉल घूमने का प्लान बनाते हैं। वो तीनों कैब में बैठकर निकल गए और बेंगलोर के सबसे बड़े मॉल की तरफ बढ़ने लगे। उनकी कैब हाईवे पर चल रही थी। तभी उन्होंने देखा कि सड़क पर ट्रैफिक जैम लगा है, मगर सिग्नल तो ग्रीन था, तो भी गाड़ियां क्यों रुकी हुई है। विनोद हैरानी से देख रहा था और फिर बाद में वो कैब ड्राइवर को उतर के देखने को कहता है। कैब ड्राइवर देखने के लिए जाता है तो उसे दिखता है कि एक आदमी को मारा पीटा जा रहा था और वहाँ पर कुछ करीबन 4-5 लग्जरी गाड़ियाँ थी और उन गाड़ियों को देखने से पता चल रहा था कि वहाँ कोई बहुत बड़ा आदमी ही आया हुआ है। फिर जैसे ही ड्राइवर वहाँ पे कुछ खड़े लोगों से पूछता है तो उसे पता चलता है कि एक बाइक वाले ने कार पर अपनी गाड़ी ठोक दी
जिसकी वजह से कार का बहुत नुकसान हुआ है और उसी कार के मालिक के जो गुंडे होते हैं वो उस आदमी को मार रहे होते हैं। और ये सारी बातें कैब ड्राइवर विनोद को आकर बताता है। अब कई देर हो जाती है ट्रैफिक में बैठे बैठे। विनोद कैब से खुद उतर के देखने जाता है और उसके पीछे पीछे उसकी बड़ी बेटी जयश्री भी चली जाती है। फिर जहाँ पर मारा पीटी चल रही थी वहीं पर जयश्री खड़े होकर कहती है कि अगर इन अमीर लोगों की गाड़ी को ठोका है तो माफ कर देना चाहिए उन लोगों को, नहीं तो नुकसान की भरपाई करवा लेनी चाहिए। पिटाई करने की क्या जरूरत है? वैसे ये कौन बदतमीज है जिसके कहने पर इस मासूम को मारा जा रहा है? जयश्री अपने आगे पीछे आजू बाजू मुड़कर कहीं पर भी नहीं देखती है कि वो किसके बारे में कह रही है, बस सुनाए ही जा रही थी। उस दिन जयश्री ने ट्रेडिशनल वेयर पहना हुआ था, जिसकी वजह से जो हवा चल रही थी उसकी वजह से उसका जो दुपट्टा था वो पीछे की ओर उड़ रहा था, जो कि पीछे खड़ी एक लड़की के मुंह पर लग रहा था। और उस दुपट्टे की स्मेल से उस लड़की की आंखें बंद हो जाती है, वो कहीं पे खो सी गई थी। उस पीछे खड़ी लड़की ने मुंह पर मास्क और ब्लैक गॉगल्स पहने हुए थे, मगर जयश्री के शब्द उसे चुभ गए थे और वो और कोई नहीं आशी ठाकुर होती है, जो कि बस इस मारपीट को देखने के लिए उतरी थी अपनी गाड़ी से। और जयश्री बिना जाने सब कुछ उसके लिए कह रही थी। तो आशी ने पूरी तरीके से एक बार जयश्री को ऊपर से नीचे देखती है और फिर वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और अपने बॉडीगार्ड को जयश्री को कार में लाने को कहती है। एंड वो एक लंबी सांस लेती है, जैसे कि उसकी सांस इतनी देर तक छाती में ही अटकी हुई थी। अब सीन जाता है गाड़ी के बाहर, जहाँ पर विनोद खड़ा था। उसकी नज़र अचानक से आशी की गाड़ी पर जाती है। वो समझ जाता है कि ये किसकी गाड़ी है और वो वहीं पर घबरा जाता है। एंड तुरंत वो जयश्री का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। तभी एक बॉडीगार्ड ने जयश्री का दूसरा हाथ पकड़ लिया होता है और बॉडीगार्ड जयश्री को कहता है कि बॉस ने आपको कार में बुलाया है। तभी जयश्री अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, हाउ डेयर यू, तुमने मेरा हाथ पकड़ा। उसी टाइम विनोद जयश्री को काम डाउन करवाता है और बॉडीगार्ड को कहता है कि इसे रहने दो, मैं इसका पापा हूँ, मैं चलता हूँ। और जयश्री बेटा तुम कैब में जाकर बैठो, मैं आता हूँ, और प्लीज कैब से बाहर मत आना प्लीज। तो बॉडीगार्ड जयश्री की जगह विनोद के आने की कंफर्मेशन अपने बॉस से लेता है। अब जैसे ही आशी ने कार का डोर खुलते हुए देखा तो उसकी नज़र विनोद पर पड़ती है। तो आशी पहले तो हैरान होती है और फिर उसके चेहरे पर धीरे धीरे डेविल वाली स्माइल आती है। विनोद जैसे ही गाड़ी में घुसता है वो माफ़ी मांगने शुरू कर देता है कि मेरी बेटी को कुछ मालूम नहीं है और उसे कुछ मालूम भी नहीं पड़ना चाहिए और उसे इस गेम के बीच में मत लाओ, क्योंकि विनोद को भी मालूम है कि उसकी बेटी खूबसूरत है, कि किसी की भी नज़र उसकी बेटी पे आराम से आ सकती है। मगर आशी तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। वो तो अपने कार के बैक वाले मिरर से जयश्री को जाते हुए देख रही थी, जहाँ पर जयश्री अपने पापा के कहने पर कैब की ओर जा रही थी। तभी आशी होश में आती है और विनोद को कहती है, शर्मा जी, लगता है तुम्हारा और मेरा पिछले जन्म में कोई रिश्ता होगा, तभी तुम और मैं बार बार एक दूसरे से टकरा ही जाते हैं। और ये सारी बातें वो जयश्री को जाते हुए देखकर ही बोल रही थी। विनोद आशी से माफ़ी मांग रहा था कि मेरी गलती की सज़ा मेरी बेटी को मत दो, क्योंकि वो जान गया था कि आशी कोई ना कोई खतरनाक चाल तो चलने ही वाली है। तभी आशी कहती है, तुम्हारा तो वैसे भी सब कुछ लुट गया है शर्मा, सोच रही हूँ थोड़ी दया दिखा देती हूँ, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें वापस दे देती हूँ अगर तुम चाहते हो तो। एंड ये बात सुनकर विनोद के चेहरे पे एक हल्की सी चमक आ जाती है, लेकिन उसे शक हो रहा था कि आशी जैसी इतनी खतरनाक इंसान जिसके साथ उसने धोखा किया, भला वो ऐसा एहसान क्यों करेगी। एंड हाँ ऑडियंस, विनोद का शक एकदम सही था। आशी कहती है, आज की दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, तो अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी चाहते हो, और वैसे भी मेरा दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ गद्दारी की थी तो भी मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। उसके बदले में मुझे तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ चाहिए और किसी भी कीमत पर चाहिए। और अगर तुमने नहीं दी तो प्रॉपर्टी तो तुम भूल ही जाना और उस चीज़ को भी भूल जाना, क्योंकि कुछ छीनने से पहले मैं ईमानदारी से मांगती हूँ। आशी की ये बातें सुन के विनोद हैरानी से बोलता है, जी मेरे पास ऐसी क्या कीमती चीज़ है, और अगर मेरे बस न हुआ तो मैं आपको वो दे दूँगा। आशी कहती है, ठीक है, तुम अपनी प्रॉपर्टी रखो, मुझे अपनी बेटी सौंप दो।
ये बात सुनकर विनोद ना तुरंत मना कर देता है। आशी विनोद को कहती है सोच लो और शाम तक ठीक 8 बजे अपनी बेटी को मेरे होटल पर छोड़ देना, और उसके बाद में मैं देख लूँगी उसका क्या करना है। और उसी वक्त तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर वहीं पर मिल जाएंगे। यानी कि वो कहावत सुनी है ना, एक हाथ दो एक हाथ लो, बिल्कुल वही रूल रहेगा। एंड अगर तुमने इस टाइम भी गद्दारी की तो तुम्हारी बेटी को तो मैं कैसे भी हासिल कर लूँगी, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मगर तुम अपने प्रॉपर्टी से भी हाथ धो बैठोगे। विनोद कार के अंदर ही रोने और माफ़ी मांगने लगता है, मगर आशी के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो उसे वहीं गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं और तुरंत सारी की सारी जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो हाईवे को खाली कर देती है, मानो कि कुछ समय पहले हाईवे पे कुछ हुआ ही नहीं था। मगर कुछ हुआ था तो वो विनोद के साथ उसकी पूरी दुनिया हिला डाली। विनोद के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो अपने कैब में जाकर बैठ जाता है एंड तुरंत कैब को घर की ओर रवाना होने के लिए बोलता है। कैब में पीछे बैठे जयश्री और उसकी बहन अपने पापा से रास्ते में कुछ भी नहीं पूछती है, क्योंकि उन्हें भी महसूस हो रहा था कि कुछ तो बुरा हुआ है। घर पहुंचते विनोद अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है और उसके दिमाग में ना गलत गलत कदम उठाने के ख्याल आने लगते हैं। मगर तभी जयश्री दरवाजे के इधर आकर उसको ठोकने लगती है, तो विनोद शर्मा को दरवाज़ा खोलना ही पड़ता है। जयश्री रूम के अंदर आकर अपने पापा को सब कुछ सच सच बताने को कहती है, जिससे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका हल निकाला जा सके। एंड विनोद के दिमाग में ख्याल आता है कि उसकी बेटी को इस शहर से भगा देना चाहिए, और विनोद सीधा जयश्री के रूम में जाकर उसका आधार कार्ड और जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कुछ कैश भी जयश्री के बैग में डाल देता है, जिससे बिना आशी के इन्फॉर्म में आए जयश्री सुरक्षित यहाँ से भाग सके। अब जयश्री का पारा एकदम हाई हो गया कि उसके पापा करना क्या चाहते हैं, तो वो अपने पापा का हाथ पकड़ लेती है और सब कुछ सच सच बोलने को कहती है। एंड तब जाकर विनोद आशी के डील के बारे में सारी बातें बता देता है। विनोद की सारी बातें सुनकर जयश्री के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी और उसको ये सब सपना लग रहा था। विनोद ने बैग तो पैक कर दिया था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जयश्री को यहाँ से भगाया जाए, क्योंकि ज़रूर से आशी के सीक्रेट बॉडीगार्ड उनके आजू बाजू रहेंगे। ना ही वो किसी को कांटेक्ट कर सकता है, ना ही वो अपनी बेटी को आउट ऑफ कंट्री भेज सकता है। बस इस तरीके से भागना होगा कि जिससे वो लोग सीसीटीवी कैमरे में ट्रैक ना हो, क्योंकि कहीं भी अगर जयश्री ट्रैक हो जाती है तो आशी आराम से उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगी। विनोद जयश्री के फ़ोन से जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है ना, उसकी डायरी बनाकर जयश्री को दे देता है एंड जयश्री के फ़ोन की सारी डिटेल्स डिस्ट्रॉय करवा देता है। और वो कुछ अपने भरोसेमंद साथियों के जो नंबर होते हैं वो भी जयश्री को दे देता है, जिनसे वो मदद मांग सकती है और कुछ वक्त तक अंडरग्राउंड हो जाए। विनोद जयश्री को ट्रेन स्टेशन पर छोड़ने के लिए रवाना होता है और उसे अपनी छोटी बहन और विनोद के लिए टेंशन लेने को मना करता है, बस खुद को प्रोटेक्ट करने पर ध्यान देने को कहता है। और जयश्री को कहता है कि तुम बस ये समझो कि ये तुम्हारा अज्ञातवास है, जिसमें तुम्हें सबसे छुप कर रहना होगा, वो तो पता नहीं कब तक, मगर तुम 2-3 साल तक भूल जाना कि तुम्हारे कोई पेरेंट्स भी है। और अगर मिलना हो पाएगा भी ना, तो आज से 1 साल बाद बालाजी मंदिर में मिलने को कहता है, वो भी शाम के 7 बजे। और अगर मैं उस मंदिर के बारे में बताऊं तो वो मंदिर उन्हीं के बहुत करीब है, जिसमें विनोद को कभी भी शांति चाहिए होती है तो उस मंदिर में जाकर बैठ जाता है। फिर विनोद कहता है अगर हम एक दूसरे से गलती से भी टकरा गए तो उस वक्त हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। विनोद जयश्री को सब कुछ समझाते समझाते स्टेशन की तरफ ले जा रहा था, मगर तभी आशी का फ़ोन आ जाता है और विनोद को जिस चीज़ का डर था कि आशी ट्रैक करवा रही होगी वही हुआ। फ़ोन उठाते आशी कहती है, शर्मा जी, कभी भागने का प्लान अगर एग्जीक्यूट कर भी रहे होगे ना तो उसे वहीं ड्रॉप कर देना, और अगर तुम अभी घर पे हो तो ठाकुर होटल तक पहुंचने में 1 घंटा तो लगने वाला है, एंड अगर किसी और जगह हो तो शायद तुम्हें 2 घंटे लग जाए, मगर याद रखना ठीक 8 बजे ठाकुर होटल में पहुंच जाना, और जितना लेट करोगे उतनी पनिशमेंट बढ़ती जाएगी। एंड हाँ, तुम्हें बता दूं, इतना रिमाइंडर मैं किसी को भी नहीं देती, लेकिन तुम्हारी बेटी एक्सेप्शनल है,
ये सारी बातें करके आशी अपना फ़ोन काट देती है और विनोद को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो अपनी गाड़ी को साइड में रोक कर अपने स्टीयरिंग व्हील पर मार मार के रोने लगता है। तभी कुछ समय बाद अचानक से जयश्री कार को होटल की तरफ ले जाने को कहती है। विनोद कहता है ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी बेटी को नर्क में नहीं झोंक सकता। जयश्री कहती है पापा प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरी वजह से अगर आपको और हमारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बस वही मैं चाहती हूं। और कई देर मनाने के बाद विनोद को आखिरकार जयश्री को होटल ठाकुर ले ही जाना पड़ता है। होटल ठाकुर जहां पर आशी मोस्ट ऑफ द टाइम स्टे करती है जब वो बेंगलोर में रहती है। वो उसका दूसरा घर जैसा ही था। अब जैसे ही जयश्री की कार होटल ठाकुर में एंटर करती है, वहीं पर एक गार्ड जयश्री को लेने के लिए खड़ा हुआ था। वो जयश्री को उतारता है और विनोद को उसी वक्त प्रॉपर्टी के पेपर दे देता है। विनोद कागज लेकर रोने लगता है कि उसने अपनी ही बेटी का सौदा कर दिया होता है और विनोद को होटल के अंदर भी नहीं जाने दिया जाता है, वहीं से रवाना कर दिया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है होटल में। वहाँ वो गार्ड जयश्री को होटल के एक रूम में भेज देता है, जहाँ पर उसका बैग रखवा दिया जाता है और उसको फ्रेश होने के लिए कहा जाता है। वो जैसे ही फ्रेश होकर आती है, उसे तभी बेड से ही हथकड़ी बांधकर सुला दिया जाता है। जयश्री के दोनों हाथ बंद थे और गार्ड रूम की लाइट बंद कर कर बाहर निकल जाता है। जयश्री चिल्लाने लगती है कि उसका हाथ खोल दिया जाए और उसे डर भी लग रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी 2 घंटे बाद उस रूम का दरवाज़ा खुलता है। जयश्री जिसको रो रो कर नींद आ जाती है, वो भी उस दरवाजे के खुलने की आवाज़ से उठ जाती है और वो देखती है कि एक औरत जो कि दरवाज़ा बंद कर कर उसकी ओर आ रही है, जिसके बाल खुले थे और उसने फॉर्मल ऑफिस की जो ड्रेस होती है ना, शर्ट कोट पैंट, वो पहन रखा था। उस औरत के पैर थोड़े डगमगा रहे थे। उस औरत के उस चाल से और अचानक से रूम में जो स्मेल थी वो बदल जाने की वजह से जयश्री को पता चल जाता है कि उस औरत ने अच्छी खासी ड्रिंक चढ़ा के आई है। जयश्री उस औरत से खुद को छोड़ देने की पूरी विनती कर रही थी कि वो भी तो एक औरत ही है, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो औरत अपना कोट निकाल कर सीधा जयश्री के ऊपर चढ़कर उसके होठ पर टूट पड़ती है। जयश्री पूरी तरह सहम गई कि उसके साथ क्या हुआ। उसको एक लड़की उसके होठ पर, उसके गले पर हार्शली काट रही है और किसेस कर रही है, और बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि वो ये काम हर दिन करती हो। और ये सब चल रहा था तो भी जयश्री उसे छोड़ने की पूरी विनती कर रही थी और जयश्री चिल्ला रही थी क्योंकि उस औरत के काटने की वजह से उसे दर्द हो रहा था। एंड जयश्री चिल्लाने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकती थी क्योंकि उसके दोनों हाथ बंद थे। तभी अचानक से जो हार्श किसेस और बाइट्स हो रहे थे वो सॉफ्ट किस और बाइट्स में बदल गए, क्योंकि वो औरत जयश्री की बॉडी स्मेल में गुम हो गई थी। एंड जयश्री उसी मौके का यूज कर कर और उसे सेटिस्फाई करती है कि मैं भागूंगी नहीं, उस औरत को हाथ खोलने को बोलती है और इस तरीके से विश्वास दिला देती है कि वो औरत जयश्री का विश्वास करके उसका हाथ खोल ही देती है। एंड जयश्री को होल्ड करके उसके फेस पर किस करने लग जाती है एंड लास्टली अपनी बॉडी को जयश्री पर ही रिलैक्स छोड़ देती है, क्योंकि उसे बहुत कंफर्ट फील हुआ था। जैसे ही जयश्री ने उसे होल्ड किया अपने हाथों से उसके बैक पर, तो इस वक्त जयश्री उस औरत के नीचे थी और वो औरत उसके ऊपर, और कुछ वक्त तक कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। बस यही मौका था हमारी जयश्री को चाहिए था। तो जयश्री अचानक से एक झटके में उस औरत को अपने ऊपर से धक्का देकर बेड के साइड नीचे गिरा देती है और जयश्री फटाफट खड़े होकर रूम में से किसी ऐसी चीज को अपना हथियार बना लेती है जिससे जैसे ही वो औरत अगर खड़ी हो तो उसको मारा जा सके। फिर जयश्री रूम की लाइट चालू करती है और उसे पता चलता है कि उसके हाथ में एक पतली सी लंबी सी मूर्ति है जो कि डेकोरेटिव वे में रूम के अंदर रखा जाता है। उस मूर्ति को वो लेकर उस औरत के पास जाने लगती है। तभी वो देखती है कि बॉडी में तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो बिना समय गवाए यहाँ से भाग जाना चाहिए।
एंड जयश्री बिना उस औरत का फेस देखे ही रूम से भाग जाती है। वो अपना बैग उठाती है और रूम से बाहर निकलकर फ्लोर पर भागने लगती है, वो भी पूरी चौकन्ना होकर कि कोई उसे देख ना ले। तभी फ्लोर के एकदम एंड में उसे स्टाफ वाला रूम दिखाई देता है और वो अपना पूरा दिमाग लगाती है कि वो इस तरीके से तो नहीं भाग सकती क्योंकि कोई भी उसे पहचान सकता है। तो जयश्री जैसे ही उस स्टाफ वाले रूम में जाती है, उसे दिखता है कि वहाँ कुछ स्टाफ वाले कपड़े पड़े हैं, तो वो उन्हें पहन लेती है, जो कि वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट होती है। साथ में वो मास्क भी लगा लेती है और वहाँ उसका लक होता है कि वहाँ पर एक लॉन्ड्री वाली ट्रॉली भी होती है, तो उसके अंदर वो अपनी बैग छुपा देती है और उस ट्रॉली को लेकर लिफ्ट की ओर चलने लगती है। तभी अचानक से पीछे से कोई आवाज़ लगाता है, ओए लड़की रुक, पहला दिन है क्या तेरा? लॉन्ड्री का सामान मेन लिफ्ट से नहीं, दूसरी वाली लिफ्ट से ले जाना है। एंड वो लिफ्ट ऐसी होती है कि जिसका यूज सिर्फ स्टाफ लोग करते हैं उनके काम के लिए। और जयश्री की तो जान में जान आई, उसे लगा था कि वो पकड़ी गई। और फिर वो उस आदमी की बताई हुई लिफ्ट में जाती है एंड वो लिफ्ट होटल के बैक एरिया में खुलती है। वहाँ से होटल की जो एग्जिट होती है ना पीछे वाली, वो एकदम सामने ही थी। तो जयश्री बिना किसी के सामने आए उस ट्रॉली में से अपना बैग निकालती है और एग्जिट डोर से बाहर निकल जाती है एंड पार्किंग एरिया में निकल जाती है। अब बारी थी होटल से बाहर निकलने की, वो भी बिना सिक्योरिटी गार्ड से चेकिंग करवाते हुए। अचानक से जयश्री देखती है कि कुछ टेम्पो खड़े हुए हैं जिससे होटल का सामान लाया जाता है और होटल का सामान वहाँ से ले जाया भी जाता है। तो जयश्री एक टेम्पो में घुसकर सामान के पीछे छुप जाती है और कुछ 15 मिनट बाद टेम्पो का ड्राइवर भी टेम्पो में बैठकर टेम्पो स्टार्ट करके होटल से निकल जाता है। और तब जाकर जयश्री के सांस में सांस आती है। आधे घंटे तक रोड पे चलते चलते अचानक से टेम्पो रुकती है, तो पता चलता है कि वो ट्रैफिक लाइट में रुकी है। तो जयश्री वहीं पर टेम्पो से उतर जाती है एंड रिक्शा पकड़ के रेलवे स्टेशन की ओर चल देती है। बीच में उसने 2-3 रिक्शा चेंज भी की थी। एंड जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पहुंचती है तो वो स्टेशन के अंदर घुसने की बजाय बाहर से ही मुंबई साइड जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ ट्रेन की कुछ बॉडी स्टेशन के अंदर रहती है तो बाकी की बाहर साइड, जिससे कुछ लोग चलती ट्रेन में बाहर से ही चढ़ जाते हैं एंड वहाँ से ट्रेन रवाना हो जाती है। वो ट्रेन के दरवाजे पे खड़ी थी, आधे घंटे तक वहीं खड़े खड़े रो रही थी और सोच रही थी, OMG क्या हो रहा है मेरे साथ। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो कुछ सोच नहीं पा रही थी और अभी भी उसे लग रहा था कि वो सपने में जी रही है और वो सोच रही थी कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि ट्रेन में लोग इधर से उधर घूम रहे होते हैं, तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसका फेशियल स्ट्रक्चर उसके एक दोस्त का रिमाइंडर देता है। तो वो उस लड़के से फ़ोन मांगकर अपनी डायरी में से अपने फ्रेंड का नंबर निकालकर उसको फ़ोन कर देती है और अपने दोस्त को सारी चीज़ें एकदम हल्के में बता देती है। एंड वो अपने दोस्त को गोल्डी बुलाती है एंड गोल्डी बाय फैमिली मस्त एकदम रिच होता है। फिलहाल वो अहमदाबाद रहता है, जिससे वो जयश्री को भी अहमदाबाद बुला लेता है एंड वो जयश्री की ट्रेन की पूरी जानकारी निकालकर उसके लिए एक कार की अरेंजमेंट करवाता है जो कि जयश्री को कर्नाटका और गोवा के बॉर्डर पर मिलेगी। तो वो गाड़ी जयश्री को उस बताई हुई जगह से पिक करती है एंड गोल्डी जयश्री को एक फ़ोन भी दिलवाता है। उस कार के ड्राइवर को जैसे इंस्ट्रक्ट किया हुआ था कि सिटी एरिया से नहीं जाना है, वो बिल्कुल वैसे ही करता है। गांव वाले एरिया से निकाल कर जयश्री को अहमदाबाद पहुंचाया जाता है। उसी बीच 2-3 गाड़ियां भी एक्सचेंज की जाती है एंड फाइनली 30 घंटे बाद जयश्री अपने दोस्त गोल्डी के पास पहुंच जाती है अहमदाबाद एंड उसके गले लगकर खूब रोती है। गोल्डी जयश्री को अपने अपार्टमेंट में लेके आता है जो कि 2 BHK होता है एंड उसे स्टे करने की जगह देता है। और ये सारी बातें गोल्डी तारा को भी बताता है जो कि गोल्डी और जयश्री की ही दोस्त होती है। अब आते हैं वो होटल के सीन पर जहाँ पर जयश्री उस औरत को अपने ऊपर से धक्का देकर गिराकर छोड़ के भाग गई थी। तो सुबह के 8 बजे होते हैं। उस औरत की आंखें हल्की हल्की खुलती है, सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होता है उसे। वो महसूस कर लेती है कि कुछ तो गलत हुआ है, तो तुरंत वो अपना मोबाइल ढूंढने लगती है जो कि उसे नहीं मिल रहा होता है। तो जो होटल का टेलीफोन होता है उसके पास रिंग कर जाती है
मगर पता चलता है कि वो भी टूटा हुआ है और ये काम और कोई नहीं जयश्री ने ही किया था और उस औरत का फ़ोन भी जयश्री ने ही छुपाया था। एंड वो औरत फिर से बेहोश हो जाती है और अब सुबह के 11 बज जाते हैं। उस औरत का बॉडीगार्ड सोचता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसकी बॉस ने इतना लेट कर दिया हो ऑफिस जाने में। तो वो दरवाजे पर आके नॉक नॉक करने लगता है और फ़ोन कॉल भी करता है मगर कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है एंड वो होटल स्टाफ से डुप्लीकेट चाबी मंगवाता है। एंड आपने देखा होगा कि होटल के जो लॉक होते हैं वो एक बार अंदर से लॉक करके बंद कर देते हैं, तो फिर उन्हें अगर बाहर से खोलना है ना तो वो चाबी से ही खुलते हैं। जैसे ही बॉडीगार्ड दरवाज़ा खोलता है तो उसे दिखता है कि उसकी बॉस ज़मीन पर बेहोश पड़ी है और बेड के इधर जो टेबल होती है उसके सामने ज़मीन पर खून के धब्बे थे, जिससे ऑडियंस ये पता चलता है कि जैसे ही रात को जयश्री ने उस औरत को धक्का दिया तो उसका सर उस डोर के हैंडल में फंस कर हल्का सा फट गया था और जिसकी वजह से ज़मीन पर खून लग गया। एंड वो औरत और कोई नहीं आशी ही थी। सो बिना टाइम वेस्ट किए उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। उसके सर पर पट्टी वट्टी की जाती है और 1 बजे जाकर उसे होश आता है और वो अच्छी तरीके से सोचने के कंडीशन में आ चुकी थी और जयश्री को ढूंढने के ऑर्डर्स भी दे दिए होते हैं। एंड तुरंत आशी हॉस्पिटल से जयश्री के घर की ओर रवाना हो जाती है। वहाँ वो विनोद का कॉलर पकड़कर जयश्री का पता पूछ रही थी, मगर परेशान विनोद को जैसे ही पता चलता है कि जयश्री उसके चंगुल से भाग चुकी है उसको हल्की सी खुशी महसूस होती है, मगर अब उसे भी नहीं पता होता कि जयश्री आखिर गई कहाँ होगी। एंड आशी सारे तरीके यूज़ करती है जयश्री का पता लगवाने का, जैसे कि जयश्री के फ़ोन से उसके दोस्तों का डिटेल्स निकलवाती है। मगर आप लोग को जैसे कि मालूम ही है कि उसके पापा ने जयश्री के फ़ोन की सारी डिटेल्स डिस्ट्रॉय करवा दी थी, तो वहाँ से आशी के हाथ में कुछ नहीं लगता। और फिर विनोद की फ्रेंड और फैमिली की हिस्ट्री भी निकलवाई जाती है कि जयश्री अगर वहाँ पहुँची ही होगी तो भी पता चल जाएगा। उसके कॉलेज फ्रेंड्स पे भी निगरानी रखी जाती है। मगर रही बात जयश्री के जो दोस्त गोल्डी और तारा की, तो वो लोग एक कॉलेज के तो थे मगर अलग अलग डिपार्टमेंट के थे, जिससे वो लोग कॉलेज में कम मिलते थे मगर बाहर पार्टीज वार्टीज में साथ में रहते थे। और रही बात उनकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर, तो वो लोग पोस्ट नहीं करते थे, अपनी फैमिली से छुप छुप कर घुमा करते थे। और जयश्री सोशल मीडिया और इंस्टा फेसबुक वैसे भी चलाती ही नहीं थी। और ये लोगों ने अपना कॉलेज मुंबई में किया था, मगर जयश्री फ़िलहाल अहमदाबाद में पहुंच गई, जिसकी वजह से आशी पता नहीं लगवा पा रही थी। अब आशी का दिमाग का पारा एकदम हाई हो गया था, क्योंकि उसको भी मालूम चल गया कि उसके फैमिली में से या किसी को भी नहीं मालूम कि आखिर वो गई कहाँ पे है। और इसी गुस्से में आशी ऑर्डर दे देती है कि जयश्री कभी भी और किसी को भी मिले तो उसे वहीं शूट कर दिया जाए। और विनोद को धमकी देकर जाती है कि अगर जयश्री से कांटेक्ट होए तो उसी वक्त मुझे बता देना, क्या पता मैं उसका कम से कम मर्डर तो ना करूं, वरना मेरे लोग तो उसे मार ही देने वाले हैं। और अब आशी की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि दिन से रात हो जाती है मगर जयश्री का कोई पता नहीं चलता, जिसकी वजह से आशी ना ढंग से सो पाती है ना ढंग से खाना खाती है। और यही चीज़ कई दिनों तक चलती है, क्योंकि जयश्री को होटल के बाद कोई ट्रैक कर ही नहीं पाता, और अगर कहीं ट्रैक होती भी है तो उसका डेस्टिनेशन का पता नहीं चल पाता। अब ऑडियंस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में और देखते हैं क्या आशी जयश्री से बदला लेना छोड़ेगी या क्या जयश्री वापस से आशी से मिलेगी। और ये भी देखेंगे कि कैसे जयश्री आशी के फैमिली वालों के रिलेशन में कैसे फंसती है और ना चाहते हुए भी जयश्री को छुपे रहने के लिए अपना अवतार चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या पता वो कितने लोगों के लिए उनका प्यार बनेगी और वो लोग कैसे जयश्री को पाने के लिए एक दूसरे से लड़ मरेंगे। देखने को मिलेगा अगले एपिसोड में, देखना मत भूलना।